हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल पाठक एकेडमी। आप इस वीडियो लेक्चर के जितने भी पीडीएफ्स फाइल हैं, एक मिनट, पीडीएफ्स फाइल्स हैं वो आप www.ctltguru.com से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारे पास यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट्स। मीन्स कि यूक्रेन रसिया का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इशूज़ हैं, वो क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो टॉपिक नेम क्या है हमारा? यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट इशूज़। तो ये वीडियो लेक्चर किन के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो ये वीडियो लेक्चर इम्पॉर्टेंट है आपका जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं एंड स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल है। तो देखते हैं इसमें आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो जो आपका ये यूक्रेन और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे कि इश्यूज इसके क्या हैं, क्यों यूक्रेन रसिया का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इसमें देखिए कि इंडिया का क्या रोल है इसमें, और इंडियन जो पीपल हैं यूक्रेन के अंदर जो फंसे हुए उसको इवैक्यूएशन कैसे करेगा इंडियन गवर्नमेंट, उसको देखेंगे। मीन्स इंडियन पीपल का इवैक्यूएशन कैसे होगा वो देखेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि रिलेशन कैसे हैं इंडिया के दोनों कंट्री से, यूक्रेन से एंड रसिया से। तो दोनों देश से रिलेशंस देखेंगे। फिर उसके बाद क्या ये जो वार हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ये आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो देखेंगे। इस पे एनालिसिस दूंगा मैं आपको अभी कि क्या ये होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और नेटो, जो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये अपना जिस प्रिंसिपल पे इनको इस्टेब्लिश किया गया था वो इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, या ये इस प्रिंसिपल पर किसी को बेनिफिट दे पा रहे हैं, कंट्री को, जो ओवरसीज़ कंट्रीज़ हैं उसको ये क्या कहते हैं, बेनिफिट कर पा रही यूएनएससी और नेटो ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, कि बस इसी तरह इसको बना दिया गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। तो ये हैं हमारे रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है रसिया ने कि ये जो बेलारूस का सेगमेंट है यहाँ से, फिर रसिया से बॉर्डर से ये, और फिर उसके बाद ये ब्लैक सी वाले रेंज से, मीन्स कि तीनों तरफ से यूक्रेन को घेरे रखा है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी आपका कीव है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, कैपिटल। तो इसने क्या किया है, रसिया ने बेलारूस से और अपने जो टेरिटरी है वहाँ से, और फिर उसके बाद बॉर्डर लाइन वहाँ से, फिर आपका ब्लैक सी, इन तीन रीजन से यूक्रेन को घेर रखा है और अटैक्स कर रहा है। ठीक, तो ये है क्यों कर रहा है अटैक। ठीक, तो क्यों अटैक कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग जान जाते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद क्या है, मीन्स की कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके रीजन्स क्या हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि जो लास्ट ईयर हुआ था 2021 में दिसंबर मंथ में, ठीक है, दिसंबर मंथ में 2021 के, तो रूस और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को अपनी मांगों के बारे में बताया था। रूस ने किया था, रसिया ने अमेरिका को और वेस्टर्न जो कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री एंड अमेरिका को इसने अपनी मांग बताई थी रसिया ने कि भाई ये ऐसे ऐसे चीज़ कर दो तो मैं यूक्रेन पर हमला नहीं करूँगा या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। तो क्या क्या इनकी मांगें थी, मीन्स रसिया की मांगें अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री में से यूरोपियन कंट्री से क्या थी। तो इनका कहना था कि जो रूस है पश्चिमी देशों से लिखित आश्वासन चाहता था कि जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या करे कि हस्तक्षेप न करे। मीन्स कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन को ये कह रहा है रसिया कि नाटो के अंदर यूक्रेन को आप न लो। ठीक है, मीन्स कि नाटो की सदस्यता आप यूक्रेन को
न दो, ये कहने का मतलब था इनका, व्लादिमीर पुतिन का। लेकिन वेस्टर्न कंट्री और रसिया क्या कर रहा था कि ये जो नाटो का है, नाटो का जो क्षेत्र है वो बढ़ाते जा रहा था ईस्ट की ओर, ठीक है। मीन्स ऐसे वेस्टर्न कंट्री है यहाँ पर, और ऐसे ये बढ़ाते जा रहा था। और ये चीज़ इसको, जो व्लादिमीर पुतिन है रसिया के प्रेसिडेंट, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। और सिर्फ नाटो का ही इशू नहीं था, और इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका भी इसमें इशू था, वर्ल्ड वार फर्स्ट का, ठीक है। वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था आपका? तो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था जो आपका, एक मिनट, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो हिस्टोरिकल भी बैकग्राउंड है इसके पीछे, यूक्रेन और जो रसिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके पीछे। और फिर उसके बाद नाटो का भी है इशू, ठीक है। और नाटो क्या है, ये पीस इस्टेब्लिश करता है, मीन्स कि जो कंट्री होते हैं वो पीस इस्टेब्लिश करता है। लेकिन ये बिल्कुल फेल हो चुका है, मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही कुछ नहीं निकला। अभी अफगानिस्तान में भी नाटो छोड़कर चली गई, अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान पे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, और नाटो के पास इस समय कुछ ताकत बचा ही नहीं है। मतलब कि नाटो बस कहने के लिए कि पीस इस्टेब्लिश करता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा है रसिया के आगे। अभी जो सिचुएशन हो रहे हैं उसके आगे ये नाटो एकदम बिल्कुल फीका पड़ गया। और यूएनएससी भी इसीलिए बनाया था, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन पता नहीं ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन किस लिए हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता है। कभी भी किसी भी दो देशों के बीच युद्ध होता है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर ही नहीं पाती हैं। तो इसका रहने न रहने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो आगे और बात करते हैं, तब तक से इरेज इसको कर लेता हूँ मैं। एक मिनट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। इसके अलावा रूस जो था वो क्या है, पोलैंड और बाल्टिक राज्यों से नाटो की सेनाओं को हटाने के लिए भी बोला था। लेकिन ऐसा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ने इनकी बात को नहीं माना, जिससे और ये गुस्से में आ गए और ये सारी कदम उठा लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ कि आपका पहले क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि नाटो को न लाओ ईस्ट की ओर, एकदम वेस्टर्न से ईस्ट की ओर न लेकर आओ। साथ ही इसने बोला कि जो बाल्टिक स्टेट हैं उनके में जो नाटो के सदस्य हैं, नाटो की सेनाओं को हटाने को कहा था कि बाल्टिक की जो स्टेट है वहाँ से नाटो की सेना को हटाओ। और यूरोप से अमेरिकी नाभिकीय हथियार हटाने की भी मांग की थी इसने। और इन मांगों में सबसे अहम रहा कि यूक्रेन को कभी नाटो में शामिल नहीं हो। और इसने बोला कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन, उसको नाटो में कभी शामिल नहीं करना है, ठीक। ये था इनका इशू, मतलब मांग था ये अमेरिका और वेस्टर्न, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से। और इन मांगों में सबसे अहम तो ये था, हो गया। फिर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो इससे भी ये क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज बन गए कि अमेरिका और पश्चिमी देश जो थे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो थे और वेस्टर्न कंट्री थे, इन्होंने इनकी बातों को नज़रअंदाज किया, मैंने बातों को नहीं माना। तो इसके लिए के न्यूयॉर्क के एडिटर थे डेविड रैमनिक, डेविड रैमनिक 1987 से लेकर 1991 के अराउंड इन्होंने एक बुक लिखा था वाशिंगटन पोस्ट से, लेनिन्स टॉम्ब, लास्ट डे ऑफ सोवियत एम्पायर। ठीक है, ये बुक लिखा था इन्होंने, लेनिन टॉम्स लास्ट डे ऑफ सोवियत एम्पायर। तो किन्होंने लिखा था ये लिखा था डेविड रैमनिक ने। कहाँ से लिखा था? पोस्ट, वाशिंगटन पोस्ट में, ठीक है। तो इस बुक में क्या था, इसमें ये लिखा गया है कि लेनिन के लिए यूक्रेन को खोना, मीन्स उसमें लेनिन जो यूएसएसआर में थे, लेनिन उस समय नेता थे उस समय, तो लेनिन के लिए यूक्रेन को खोना रूस का सिर कटने जैसा उन्हें लगा। पुतिन भी सोवियत संघ के विघटन को पिछली सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कह चुके हैं और वह लगातार सोवियत संघ से अलग हुए देशों में रूस के प्रभाव को फिर से कायम करना चाहते हैं।
तो एक रीज़न तो ये भी हो गया, बड़ा सा रीज़न है, मतलब हिस्टोरिकल रीज़न है ये। और पुतिन के मुताबिक रूस और यूक्रेन एक ही इतिहास और आध्यात्मिक, मतलब कि जो यूक्रेन है और रसिया है, दोनों के हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज दोनों लगभग लगभग सेम है। ठीक है, लगभग लगभग सेम है, 90% सेम है। ठीक है, तो जो पिछली सदी में, मतलब कि पिछली सदी में जो 90 के दशक में शीत युद्ध हुआ था, मीन्स कोल्ड वार हुआ था, कोल्ड वार। ठीक है, उसमें क्या होता है कि समाप्ति के बाद नाटो का विस्तार पूर्व की ओर हुआ, मीन्स इस तरह पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ। तो इसमें वे भी देश शामिल हुए जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, मीन्स सोवियत संघ के जो हिस्सा थे वो भी शामिल हो गए नाटो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रूस इसे खतरे के रूप में देखा। यूक्रेन अभी इसका हिस्सा तो नहीं है, यूक्रेन जो है अभी हिस्सा नहीं है, उसी की तो ये अपोज कर रहा है रसिया की, भाई आपको यूक्रेन को नाटो के अंदर नहीं लेना है। ठीक है, तो देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल जैसे हथियारों के हासिल करने से रूस सतर्क हो गया। पुतिन के मुताबिक नाटो रूस पर मिसाइल से हमले के लिए यूक्रेन का लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। नाटो की, तो ये अमेरिका क्या है कि किसी भी कंट्री को अपने अपने फायदे के लिए यूज़ करता है। ठीक, तो ये सारे इश्यूज थे। फिर इस विवाद की वजह जोग्राफिकल इश्यूज भी थे और आर्थिक इश्यूज भी थे, इकोनॉमिकल इश्यूज भी, क्योंकि रूस यूनियन का खर्च अपनी दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी मानी यूक्रेन के बिना नहीं उठा सकता था। और भौगोलिक स्थिति में इसका जोग्राफिकल इश्यूज ये था कि रूस के बाद यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन के पास काला सागर के पास अहम पोत है और इसकी सीमा 4 नाटो देशों से मिलती है। यूरोप की ज़रूरत का 1/3 नेचुरल गैस जो है, एक 1/3, एक मिनट, 1/3 जो नेचुरल गैस है, 1/3 नेचुरल गैस, वो जो है ये यूक्रेन से होकर गुजरता है। और यूक्रेन में जो इनका नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि रूस सप्लाई करता है यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो भी यूक्रेन से होकर जाता है। ऐसे में यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे ये व्लादिमीर पुतिन, तो उनकी पाइपलाइन की भी सुरक्षा मजबूत हो जाएगी वहाँ पे। तो ये इश्यूज थे कॉन्फ्लिक्ट होने के। ठीक है, यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट होने के ये इश्यूज थे। अब बात करते हैं क्या कि अब इंडियन पीपल और इंडियन स्टूडेंट जो हैं, इंडियन पीपल एंड इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो वहाँ पे ज़्यादा फंसे, क्योंकि जो यूक्रेन में है इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल स्टूडेंट, जो इंडियन मेडिकल फील्ड के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा मेडिकल का स्टडी करने के लिए यूक्रेन में जाते हैं। लगभग वहाँ पे 18,000, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18,000 इंडियन पीपल जो स्टूडेंट है वो फंसे हुए हैं। तो इनको इवैक्यूएट भी करना है। लेकिन क्या है कि रसिया ने इनके ऊपर हमला बोल दिया, तो इनके जो मेन शहर हैं या राजधानी है कि वहाँ पे हमला बोल दिया, तो इनके जो एयरपोर्ट्स हैं वो किसी काम के अभी नहीं बचे हैं। ठीक है, और जा भी नहीं सकते क्योंकि हवाई हमले हो रहे हैं। तो इनको क्या किया गया है कि इवैक्यूएट करने के लिए अभी हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, इन दोनों लोगों ने यहाँ की एम्बेसी से, पोलैंड के एम्बेसी से, पोलैंड के जो भी अधिकारी हैं या पोलैंड के जो राजदूत हैं, एम्बेसीज वाले हैं, फिर उसके बाद वहाँ के विदेश मंत्री हैं पोलैंड के और हंगरी के, मीन्स कि जो इनके यूक्रेन से सटे हुए बाई रोड वाले रीजन से, उसके थ्रू इवैक्यूएशन करने की सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे कि यहाँ से यूक्रेन से जितने भी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं और इंडियन पीपल हैं वो यहाँ से होकर बाई रोड पोलैंड के बॉर्डर तक आएंगे या हंगरी के बॉर्डर तक आएंगे। रोमानिया भी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी 2 जगह की बात चल रही कि पोलैंड और यूक्रेन आएंगे और यहाँ के थ्रू बाई एयर ये इंडिया के लिए वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो इसमें क्या किया है कि रसिया ने 3 रीजन से इनको घेर रखा है यूक्रेन को। तो यहाँ से तो जगह इनको मिलेगा नहीं, बेलारूस से, रसिया से, और ये तो बाई रोड ये इंडियन पीपल और इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पोलैंड और हंगरी आएंगे बाई रोड, और फिर उसके वहाँ से बाई एयर ये इंडिया के लिए वापस आएंगे। तो अभी ऐसी रणनीति भारत सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। अभी इस पर नरेंद्र मोदी ने अभी व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी किया है। ठीक है, कि हमारे जो
स्टूडेंट्स हैं, इंडियन पीपल हैं, उनको कैसे वहाँ से बाहर निकाला जाए। और रसिया से ये भी बोला है कि ये युद्ध समाधान नहीं है किसी भी चीज़ का, बातचीत से भी हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो ये सारी इश्यूज थी इंडिया और इनके बीच, रसिया और यूक्रेन के बीच में, और इंडिया के क्या इश्यूज हैं उसकी भी बात हम लोग यहाँ पर कर लिए। और यहाँ पे यूक्रेन में कितने लोग बच्चे एडमिशन करें, तो 2020 में 18,000 बच्चे यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, जो कि अभी कोरोना काल में कुछ ही रजिस्ट्रेशंस वहाँ पे घटे हुए हैं। ठीक, तो ये था भारत का इशू के क्या थे। और भारत रसिया और यूक्रेन के बीच में दोस्ती का भी, दोस्त भी हैं। भारत मीन्स इंडिया, इंडिया जो है रसिया और यूक्रेन का फ्रेंड भी है, रसिया एंड यूक्रेन का फ्रेंड भी है। तो इंडिया सोच रहा है कि इसको बातचीत के जरिए ख़त्म किया जाए। तो ये सारी इश्यूज हैं यूक्रेन और रसिया के बीच में। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि बाल्टिक स्टेट क्या है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो बन सकता है कि अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो वो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। ठीक, और यहाँ के राष्ट्रपति आपके रसिया के व्लादिमीर पुतिन हो गए। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक, और कीव किस सागर से घिरा हुआ है, तो ब्लैक सी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इसमें वर्ल्ड वार के फर्स्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ठीक, फिर उसके बाद है इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बाल्टिक स्टेट हैं उनका क्या मतलब है, तो बाल्टिक राज्य उन बाल्टिक क्षेत्रों को कहते हैं जिसमें रूसी साम्राज्य में प्रथम विश्व युद्ध के समय स्वतंत्रता मिली थी। तो रूसी साम्राज्य को प्रथम विश्व युद्ध में जिनको स्वतंत्रता मिली थी, वो जो 3 स्टेट हैं उन्हीं को हम लोग जब मिला लेते हैं एक साथ तो उसको हम लोग बाल्टिक स्टेट बोलते हैं। तो वो 3 स्टेट कौन से थे, तो वो एस्टोनिया था, ठीक है, एस्टोनिया था, लातविया था और लिथुआनिया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।